हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनदर टॉपिक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम इन्हें यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, टू टाइप के मेथड होते हैं, टू टाइप्स के, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आता है एक टेम्पररी मेथड एंड सेकंड आता है हमारा परमानेंट मेथड। ये मैं फ्लो चार्ट से समझा रही हूँ, इससे आप लोग के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो टेम्पररी मेथड में भी इसके भी सब ग्रुप्स होते हैं कुछ, एंड परमानेंट में भी टू टाइप से यूज करते हैं। फीमेल में अलग होता है एंड मेल में अलग होता है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे टेम्पररी मेथड में। टेम्पररी मेथड में इसके जो सब ग्रुप्स में सबसे पहले होता है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इसके बाद है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड थर्ड है इसका इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। फोर्थ है इसका स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन। एंड परमानेंट मेथड में सबसे पहले फीमेल में हम करते हैं ट्यूबल ऑक्लूजन्स एंड मेल में क्या होता है, वेसेक्टॉमी होता है। तो ये बेसिकली क्या थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एंड उसके भी सब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस की कौन कौन से किस किस में यूज किए जाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बात कर रखी है। आज हम बात करेंगे टेम्पररी मेथड के सेकेंड बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। इससे पहले हम एक चीज समझेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आता है पर्ल इंडेक्स। तो पर्ल इंडेक्स क्या चीज होती है, पर्ल इंडेक्स यूज टू मेजर द फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, जो भी पेशेंट्स यूज करते हैं या जो भी लोग यूज करते हैं, इसमें पर्ल इंडेक्स से हम लोग क्या निकालते हैं, मेजर करते हैं कि फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए गए हैं उनका फेलियर रेट हम लोग किससे निकालते हैं, पर्ल इंडेक्स से। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसका डेफिनेशन बेसिस पर देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर पर 100 ईयर ऑफ वुमेन ऑफ एक्सपोजर, मतलब 100 ईयर्स ऑफ वुमेन के एक्सपोजर में हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर का रेट हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक हम यूज करते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, कि एक्सीडेंटल मतलब कि अनप्लान्ड थी, अचानक से हो गई। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मूले के हिसाब से पर्ल इंडेक्स निकालेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज इंटू 1200 कैसे आया, मतलब कि 12 यहाँ पे मंथ है, 12 मंथ एंड 100 ईयर ऑफ वुमेन ऑफ एक्सपोजर का निकालते हैं। तो 12 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मंथ हो गया एंड 100 ईयर्स में हम निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज इंटू 1200 अपॉन नंबर ऑफ वुमेन इन स्टडी, कि कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स पे हमने स्टडी किया है, इनटू ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कि कितने ड्यूरेशन में हमने स्टडी किया है, मतलब कि कितनी वुमेन्स थी एंड कितने ड्यूरेशन में हमने किया है। तो ये क्या होता है, पर्ल इंडेक्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बेसिकली इससे हम फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का रेट निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा पर्ल इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में एक टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में बात करी है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे कि पर्ल इंडेक्स में हम फेलियर रेट किस किस परसेंटेज में निकलते हैं जो कि हम कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेल कॉन्डोम्स है। मेल कॉन्डोम्स का मिनिमम फेलियर रेट जो होता है वो 2 to 14%, मतलब मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम जाएगा तो वो कितना जाता है, 14% तक जो होता है फेलियर रेट निकलता है, ठीक है। इसके बाद फीमेल कॉन्डोम्स में 5 से 21%, मतलब कि मिनिमम 5% चांसेस होते हैं फेलियर रेट होने के एंड मैक्सिमम जो जाते हैं वो कितने जाते हैं, 21% के जाते हैं। इसी तरीके से एक मैरिना होता है, मतलब ये इंट्रा यूटराइन डिवाइस है जिसका कि फेलियर रेट कितना होता है, 0.2%, ठीक है। कॉपर टी 388 जो होती है उसका फेलियर रेट कितना होता है, 0.6 to 0.8%, मतलब मिनिमम जो चांसेस होंगे वो 0.6 होंगे एंड मैक्सिमम जो जाएगा वो 0.8% जाएगा। एंड ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो फेलियर रेट के चांसेस होते हैं वो मिनिमम 0.3 से 8% तक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डायफ्राम्स होते हैं उनका 20% तक फेलियर रेट होता है। इसके बाद इम्प्लांट, इसका कितना होता है, 0.05% तक होता है, ठीक है। इसके बाद मेल स्टेरिलाइजेशन का 0.1% एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन का
फेलियर रेट जो होता है वो 0.5% तक देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इन सभी में सबसे लीस्ट फेलियर रेट मतलब सबसे कम फेलियर रेट जो होता है वो किसका होता है, इम्प्लांट का, ठीक है। लीस्ट फेलियर रेट किसका होता है, इम्प्लांट का। ये किस नाम से आता है, इम्प्लांट के नाम से ये मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसके बाद हमने पर्ल इंडेक्स समझा, जिससे कि हम लोग फेलियर रेट निकालते हैं किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का निकालते हैं, वो भी एक फॉर्मूले से, जहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज कितनी हुई है इनटू 1200, मतलब मंथ का 1200, एंड हम लोग कितना निकालते हैं 100 ईयर्स ऑफ वुमेन के एक्सपोजर में, एंड नंबर ऑफ वुमेन अपॉन नंबर ऑफ वुमेन इन स्टडी, कितनी वुमेन्स पे स्टडी की गई है एंड कितने ड्यूरेशन में की गई है। तो इसके बाद हमारा क्या निकल आता है, पर्ल इंडेक्स की कितने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फेलियर रेट मिले हैं। तो ये हमने जो भी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या फिर जो भी कॉन्ट्रासेप्शंस यूज किए जाते हैं उनका परसेंटेज में फेलियर रेट बताया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टेम्परेरी मेथड में बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का सेकेंड सब ग्रुप बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब बैरियर मेथड में भी बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, तो उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें मेल कॉन्डोम के बारे में। तो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली क्या है, इसमें एक बैरियर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म आर नॉट गोइंग टू मीट द ओवम, जिसकी वजह से एक हमने बैरियर क्रिएट किया जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो ओवम से ना मिल पाए, और उसके बाद क्या हो जाए, हम फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्रिएटिंग अ बैरियर सो दैट स्पर्म आर नॉट गोइंग टू मीट द ओवम, सो प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें बैरियर मेथड में हम सबसे पहले बात करेंगे मेल कॉन्डोम के बारे में। तो मेल कॉन्डोम में बेसिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है शुड बी यूज्ड ओनली वंस। मेल कॉन्डोम जो होता है वो सिर्फ एक ही बार यूज करना चाहिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है शुड नॉट बी इन्फ्लेटेड फॉर टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग के लिए ये इन्फ्लेटेड नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है ऑयल वेस्ट लुब्रिकेंट्स क्या होता है, शुड नॉट बी यूज, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है कि ऑयल वेस्ट जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए अगर मेल कॉन्डोम्स यूज कर रहे हो, क्योंकि किस वजह से नहीं करना चाहिए, ये क्या कर देते हैं, कॉन्डोम को क्या कर देते हैं, ब्रेकेज कर देते हैं, ठीक है। अलाउ करते हैं, अलाउड टू यूज वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स। जब भी कभी जो भी लोग अगर कॉन्डोम्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, कॉन्डोम का ब्रेकेज कर देते हैं और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अलाउ करते हैं कि वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है, स्पर्मिसाइडल जेलीज कैन बी यूज्ड, ठीक है। स्पर्मिसाइडल जेलीज क्या होती है, जो कि स्पर्म्स को क्या करती हैं, किल करती है, ठीक है। तो स्पर्मिसाइडल जेलीज कैन बी यूज्ड, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड लुब्रिकेशंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं एंड क्या कर देते हैं, लुब्रिकेशंस को भी क्या कर देता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, जैसे एग्जांपल ऑक्टोजाइनोल एंड नोनोजाइलोन के नाम से मार्केट में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्मिसाइडल जेलीज क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, लुब्रिकेशन इंक्रीज होता है एंड उससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद अनदर पॉइंट आता है इन केस ऑफ रप्चर, जब भी कभी भी अगर मेल कॉन्डोम यूज किया है और उसके बाद अगर किसी भी कारण से अगर वो रप्चर हो गया है तो फीमेल को क्या करना चाहिए, विद इन 24 आवर क्या होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो ले लेना चाहिए। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन होती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इन केस ऑफ रप्चर, अगर कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अगर कॉन्डोम, अगर मेल कॉन्डोम जो है रप्चर हो गया है तो उसमें जो फीमेल होती है शुड टेक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन विद इन 24 आवर, 24 आवर के अंदर उसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होनी चाहिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम जानेंगे मेल कॉन्डोम्स के एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, फर्स्ट इसका क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है गुड प्रोटेक्टिव अगेंस्ट जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो पीआईडी होती है
उनके अगेंस्ट क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, वो भी गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है डिजीजेस, एंड पीआईडी जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, उन इन्फेक्शन से क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद बी क्या होता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं उनके रिस्क को भी क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। इसके साथ ही सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, ठीक है, डिस्प्लेजिया जहाँ पे सेल्स का नंबर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तो उससे भी क्या करता है, ये उसके रिस्क को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद हमने मेल कॉन्डोम के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेल कॉन्डोम में नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, मतलब कि इसको हम एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें इसका कहाँ कहाँ बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट होता है कॉन्डोम कैथेटर की तरह। बहुत सारे एल्डर मेल पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि फॉलेज कैथेटर होता है उसको लगाने के लिए मना करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्डोम एज अ कैथेटर क्या करते हैं, यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स में सबसे पहले कॉन्डोम कैथेटर की तरह से यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा कॉन्डोम टेम्पोनेट फॉर एटोनिक पीपीएच। अब पीपीएच क्या होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है आफ्टर डिलीवरी। अगर किसी भी फीमेल पेशेंट में बहुत ज्यादा अगर हेमरेज हो गया हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पीपीएच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्डोम टेम्पोनेट फॉर एटोनिक पीपीएच, ठीक है, पीपीएच के बाद हम लोग कॉन्डोम टेम्पोनेट की तरह यूज कर रहे हैं। तो कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब इसका कि जब कभी भी ब्लीडिंग, मतलब कि किसी भी पेशेंट में हेमरेज बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, उसकी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा रप्चर कर गई है, उसके बाद बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिव उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं कि स्ट्रांगली अपोज ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स जो रप्चर करी होती हैं, तो उनमें क्या करना होता है कि हमें स्ट्रांगली बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उनको क्या करना होता है, अपोज करना होता है जो ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, जो कॉन्डोम टेम्पोनेट होता है उसको हम फिल कर देते हैं 500 वार्म सलाइन से, ठीक है, 500 वार्म सलाइन में उसको फिल कर देते हैं। कॉन्डोम फिल्ड विद 500 ml वार्म सलाइन, ठीक है, गर्म सलाइन हम लोग 500 ml क्या कर देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं। एंड इन्फ्लेटेड कॉन्डोम क्या करते हैं, जो इन्फ्लेटेड कॉन्डोम जो मतलब 500 ml वार्म सलाइन से जो भरा हुआ है उसको क्या कर देते हैं, इनसाइड यूट्रस क्या कर देते हैं, अपोज करके स्ट्रांगली क्या कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं। इन्फ्लेटेड कॉन्डोम केप्ट इनसाइड यूट्रस, इनसाइड यूट्रस क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको अपोज करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्डोम टेम्पोनेट यूज करते हैं फॉर एटोनिक पीपीएच, ठीक है। थर्ड इसका हम एज अ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स में यूज करते हैं इन फीमेल। अगर किसी फीमेल में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, एंटी स्पर्म मतलब कि स्पर्म के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिशियल, ठीक है। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं, सभी में नहीं होता है ये, किसी किसी में ऐसा होता है कि सम फीमेल्स में क्या होती है, सर्वाइकल इनफर्टिलिटी मिलती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी मिलती है, इनफर्टिलिटी। इन सम पेशेंट में क्या होता है कि कुछ पेशेंट में सर्वाइकल इनफर्टिलिटी मिलती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इज नॉट मोर रिसेप्टिव, मतलब कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इज नॉट मोर रिसेप्टिव फॉर स्पर्म, मोर रिसेप्टिव, मोर रिसेप्टिव फॉर स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं होता है। इवन सम टाइम वहां पे क्या होती है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज भी बनी होती है, मतलब कि बेसिकली इसका ये है कि कुछ फीमेल पेशेंट में सर्वाइकल इनफर्टिलिटी मिलती है, ठीक है, तो उनका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं होता है, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। एंड कभी कभी क्या होता है कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज भी मिलती है वहां पे, कहाँ पे, जहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होता है। इसके बाद क्या होता है, इन मेल में जब ऐसा कंडीशन आती है जहाँ पे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज मिल रही हैं किसी भी फीमेल पेशेंट के अंदर, तो हम मेल को क्या करवाते हैं, कॉन्डोम का यूज करवाते हैं फॉर 3 मंथ के लिए। एंड फीमेल में क्या करवाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करवाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स वो होते हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं,
ठीक है। ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, सप्रेस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये कितने टाइम तक हम चलाते हैं, 3 मंथ्स के लिए, और 3 मंथ तक हम जो मेल पेशेंट होता है उसको क्या करते हैं, कॉन्डोम यूज करने के लिए बोलते हैं, और फीमेल को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, जिसकी वजह से 3 मंथ्स में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज जो होती हैं उनका अमाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा किसके बारे में था, मेल कॉन्डोम के बारे में, जिसमें हमने एडवांटेज एंड उसके बारे में जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स होते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड के सेकेंड टॉपिक में, जहाँ पे हमने इससे पहले हमने मेल कॉन्डोम के बारे में बात करी है। अब हम बात करेंगे फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में। तो फीमेल कॉन्डोम्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले हैज 2 फ्लेक्सिबल रिंग, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, 2 फ्लेक्सिबल रिंग होनी चाहिए एक। इसके बाद सेकेंड आता है रिंग एट क्लोज एंड, एक 2 रिंग होती है। एक होता है रिंग का, जैसे कि ये है एक, ये क्लोज रिंग है, इसके बाद ये एक जाती है, इसके बाद ये थोड़ी ओपन रिंग हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स होनी चाहिए। तो इसका जो क्लोज एंड होता है, ठीक है, जो फीमेल कॉन्डोम में 2 फ्लेक्सिबल रिंग होनी चाहिए। इसका जो क्लोज एंड होता है ये कवर करता है सर्विक्स पोर्शन को, एंड इसका जो अनदर एंड रिंग एट ओपन एंड, और इसका जो ओपन एंड होता है वो किसको कवर करता है, बल्वा को। ठीक है। रिंग एट क्लोज एंड कवर करता है सर्विक्स पोर्शन को, एंड जो ओपन एंड होता है वो कवर करता है बल्वा को। ठीक है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, फीमेल कॉन्डोम में 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स होनी चाहिए, जो कि एक इसका एंड क्लोज एंड होता है वो सर्विक्स को कवर करता है, एंड जो ओपन एंड होता है वो बल्वा को कवर करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, कैन बी रिमूव्ड सून, ठीक है, आफ्टर इंटरकोर्स एंड इट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। इसको जब आफ्टर इंटरकोर्स, जैसे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके तुरंत बाद ही इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसको क्या करते हैं कि एक टाइम से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। लेकिन मेल कॉन्डोम में क्या था कि यूज एट अ वंस, मतलब उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैन बी यूज मोर देन वंस, एक से ज्यादा टाइम इसको यूज कर सकते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के सून ही बहुत जल्दी इसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, इसकी कमियां क्या होती हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं कि इसका जो पर्ल इंडेक्स होता है, पर्ल इंडेक्स में हमने क्या किया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का फेलियर रेट हम इससे निकालते हैं। तो इसका जो पर्ल इंडेक्स होता है फीमेल कॉन्डोम का वो 5 to 20% तक होता है। हायर फेलियर रेट होता है इसका, मतलब मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 20% तक जाता है इसका फेलियर रेट। ठीक है। तो इसका पर्ल इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है थोड़ा, एंड इसका जो इसमें क्या होता है, रिस्क होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद इसका थर्ड डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसका क्या रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद इसका फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल प्लेजर, जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसके साथ में क्या करता है, ये इंटरफेयर्स करता है। तो इसका क्या है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। इसमें हमने मेल कॉन्डोम्स के बारे में बात करी, फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में बात करी। अब हम थर्ड बात करेंगे जो कि बैरियर मेथड का ही एक टाइप है, टुडे या वेजाइनल स्पंज। ये टुडे वो नहीं है कि मंडे ट्यूसडे या फिर ये नहीं है, इसमें क्या है कि ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है टुडे के नाम से, या फिर इसको बोलते हैं वेजाइनल स्पंज। ठीक है। ये कैसा होता है, मशरूम शेप्ड का होता है। ठीक है। या इसको पॉलीयूरेथेन स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये क्या कंटेन करता है, 1 ग्राम नोनोजाइलोन जाइनोल 1 ग्राम नोनोजाइनोल, एंड ये क्या करता है, कंटेन करता है। और ये क्या कर, इसमें क्या होता है, प्रोवाइडेड विद अ लूप। इसको आप लोग अपना गूगल इमेज पे देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक लूप जैसी बनी होती है जो टुडे या वेजाइनल स्पंज होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइडेड विद अ लूप के साथ ये क्या होता है, स्पंज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू
सर्वाइकल कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल होती है उसके अंदर स्पर्म्स की एंट्री को क्या कर देता है, रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट्स करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। इसमें क्या कंटेन 1 ग्राम नोनोजाइनोल एन, ठीक है, ये क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद इसका अनदर पॉइंट है शुड नॉट बी रिमूव्ड इमीडिएटली एंड शुड बी केप्ट इन वेजाइनल। इसको इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स इमीडिएटली रिमूव नहीं करना चाहिए, शुड बी केप्ट इन वेजाइना, इसको वेजाइना में रख सकते हैं फॉर 6 से 8 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, 1 टाइम ओनली यूज, इसको सिर्फ एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन फीमेल कॉन्डोम में क्या था, कैन बी रिमूव्ड सून आफ्टर इंटरकोर्स। इसमें क्या है, शुड नॉट बी रिमूव्ड इमीडिएटली एंड शुड बी केप्ट इन वेजाइना फॉर 6 to 8 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स। इसमें क्या है, 1 टाइम ओनली यूज। तो ये किसके बारे में था, टूडे या वेजाइनल स्पंज के बारे में। इसके बाद हम फोर्थ बैरियर मेथड के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, विच इज स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं, जो कि स्पर्म्स को किल करते हैं। कुछ इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल्स दैट किल द स्पर्म्स, स्पर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। केमिकल एजेंट क्या है, नोनोजाइनोल एन, ऑक्टोजाइनोल एंड मेनफिजोल, ठीक है। ये क्या होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। इसका क्या है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म्स होते हैं उनका क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को क्या कर देते हैं, डिसरप्शन कर देते हैं, मतलब कि ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अनदर पॉइंट क्या है, शुड नॉट बी यूज अलोन, इसको अकेले यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका फेलियर रेट क्या होता है, हाइयर होता है। जो स्पर्मिसाइड्स हैं ये कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, इनको अकेले यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका फेलियर रेट हाई होता है। सो ऑलवेज बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ बैरियर मेथड, तो इनको हमें हमेशा किसी न किसी बैरियर मेथड्स के साथ ही यूज करना चाहिए। तो ये कुछ क्या थे, बैरियर मेथड के टाइप्स हैं, फीमेल कॉन्डोम, टूडे या वेजाइनल स्पर्म या फिर स्पर्मिसाइड्स, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बैरियर मेथड का अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सॉरी अनदर टाइप के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन सा है हमारा, वेजाइनल डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स। मतलब वजाइना में इसको, ये कुछ ऐसे डायफ्राम्स है जो वजाइना में यूज करते हैं, या फिर क्या होता है सर्वाइकल कैप भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव लूप्स, इसके अंदर कोई भी लूप नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म बैरियर्स है, जस्ट लाइक कॉन्डोम एंड स्पर्म। जो स्पंज एंड कॉन्डोम्स होते हैं उसी के लाइक क्या है, ये स्पर्म्स बैरियर है, मतलब कि स्पर्म्स को क्या करते हैं, ये रोकते हैं, ठीक है। शुड नॉट बी ऑलवेज यूज्ड विद स्पर्मिसाइड, सॉरी शुड बी यूज्ड ऑलवेज विद स्पर्मिसाइड, इनको हमें स्पर्मिसाइड्स के साथ ही यूज करना चाहिए। स्पर्मिसाइड क्या होते हैं, जो कि स्पर्म्स को किल करते हैं। तो शुड बी ऑलवेज यूज्ड विद स्पर्मिसाइड, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुड नॉट बी रिमूव्ड विद इन 6 आवर आफ्टर इंटरकोर्स, आप इंटरकोर्स के 6 आवर के बाद इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी रिमूव्ड विद इन 6 आवर के अंदर ही इसको आफ्टर इंटरकोर्स रिमूव नहीं करना चाहिए। सो शुड नॉट बी रिमूव्ड विद इन 6 आवर, 6 आवर के अंदर इसको रिमूव नहीं करना चाहिए आफ्टर इंटरकोर्स। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली वेजाइनल डायफ्राम्स होते हैं। तो इसके बाद इसका क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि इसको किस टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए। तो ये किस किस कंडीशन में नहीं यूज करना चाहिए, वो क्या है, यूट्राइन अगर प्रोलैप्स हुआ है, ठीक है, या फिर रैक्टोसील है या फिर सिस्टोसील है, इन कंडीशन में जो वेजाइनल डायफ्राम है उनका यूज नहीं करना चाहिए। या फिर रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस है, यूट्रस क्या है, रेट्रोवर्जन है, एंट्री वर्जन ना होकर के रेट्रोवर्जन है, उसकी पोजीशन क्या है, चेंज है यूट्रस की, तब भी आप वेजाइनल डायफ्राम का यूज नहीं कर सकते। या फिर तीसरी कंडीशन, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला है, अगर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला है तो वहां पे भी आप वेजाइनल डायफ्राम का यूज नहीं कर सकते। या किसी पेशेंट में रिकरेंट यूटीआई की कंडीशन है तो वहां पे भी आप क्या होता है, वेजाइनल डायफ्राम का यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ क्या है, सीवियर सर्वाइकल इरोजन या लेसरेशन, अगर किसी भी पेशेंट में बहुत ज्यादा लेसरेशन है, वहां पे छिला हुआ है सर्वाइकल या फिर बहुत ज्यादा इरोजन है, तो वहां
पे क्या होता है कि वेजाइनल डायफ्राम्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, ये इसके कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पे आप वेजाइनल डायफ्राम्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्शंस है जो कि बैरियर मेथड के अंदर आते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई आपको अनदर टॉपिक अगर पढ़ना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।